तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ेंगे। उसके पहले पीडीएफ अपलोड करता हूँ। हम लोग राज व्यवस्था का उद्भव पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़ने से पहले हम यही पढ़ेंगे कि कैसे राज व्यवस्था का उद्भव हुआ। ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यवस्था के विकास के लिए सबसे पहले विचारों अथवा दर्शन की आवश्यकता होती है। देखिए, विचार, जब तक विचार नहीं होंगे तब तक कोई किसी चीज का उद्भव, मतलब किसी चीज का विकास नहीं हो सकता। विचार होंगे पहले, विचार के बाद कुछ कानून बनाए जाएंगे या किसी किसी माध्यम के द्वारा उसको लागू किया जाएगा, तब उस चीज का विकास होता है। फिर इसी जैसे हर चीज के लिए विचारों की आवश्यकता होती है, इससे राज व्यवस्था के लिए भी पहले विचार ही आए होंगे किसी के मन में। तो राजनीति दर्शन का विकास जो है मुख्य रूप से यूरोप यूरोप के एथेंस में, जो यूनान है यूरोप में है, एथेंस में हुआ था। एथेंस शहर से हुआ था। और यूनान के महान दार्शनिक थे सुकरात। ये सुकरात थे, महान दार्शनिक थे यूरोप के, जिनका जन्म 470 ईसा पूर्व और 399 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। ये सब प्रथम राजनीति दर्शन, इन्होंने सब प्रथम राजनीति दर्शन का प्रादुर्भाव किया। सबसे पहले सुकरात ने, सुकरात जो है सुकरात, इन्होंने सब प्रथम जो है राजनीतिक दर्शन का प्रादुर्भाव किया। मतलब इन्होंने राजनीतिक दर्शन दिए तो, लेकिन इनका दर्शन जो था वो आदर्शवादी था। आदर्शवादी, इनका दर्शन जो था आदर्शवादी था। सुकरात जो थे, इन्होंने सब प्रथम जो राजनीतिक दर्शन का प्रादुर्भाव किया, जो यूनान के थे, एथेंस के शहर में। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आज क्या पढ़ा रहे हो आप? पॉलिटी पढ़ा रहे हैं मैम। नहीं, पॉलिटी पढ़ा रहे हो, आज किसके बारे में पढ़ा रहे हो, मतलब ये पूछ। आज अभी पढ़ा रहे हैं ये राज्य व्यवस्था का शुरू हुई है, राज्य व्यवस्था का उद्भव। जो पॉलिटी है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप लेक्चर सुनिए, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, कहिए तो शुरू से पढ़ा दें आपको। ओके ओके। देखिए, राज्य व्यवस्था का उद्भव पढ़ना है हम लोगों को भी। तो किसी भी व्यवस्था के विकास के लिए सबसे पहले विचारों का आना जरूरी होता है। सबसे पहले विचार आएंगे, तब किसी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। ऐसे इसी प्रकार से राज्य व्यवस्था है कि राज्य व्यवस्था के विकास के लिए पहले किसी के मन में विचार ही आए होंगे। तो एक एथेंस यूरोप में एक शहर है
जिसका नाम है एथेंस, यूनान का है, एथेंस है। वहाँ के एक महान दार्शनिक है सुकरात। उन्होंने सर्वप्रथम जो है राजनीतिक दर्शन दिया। राजनीतिक दर्शन का विचार ये सुकरात हैं, ये इन्हीं के मन में सबसे पहले आया। तो सुकरात जो है ये राजनीतिक दर्शन इन्होंने दिया, लेकिन इनका दर्शन जो था बहुत ही नैतिक था और आदर्शवादी था। मतलब जो इस समय आधुनिक युग है, इसमें इनका दर्शन जो है बैठ नहीं रहा था, बहुत ही आदर्शवादी था कि राजा को इस प्रकार से होना चाहिए, राजा को किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आदर्शवादी था, मोह माया ये सब नहीं होना चाहिए, आदर्शवादी इनका दर्शन था सुकरात का। फिर इनके शिष्य आए प्लेटो। तो प्लेटो ने जो है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिपब्लिक। इन्होंने राजनीति के कई तत्वों को अपने उसमें सम्मिलित किया, जो है पुस्तक में रिपब्लिक में सम्मिलित किया। लेकिन बात ये भी वैसे ही थे अपने गुरु की भांति, ये भी लगभग उतने ही आदर्शवादी और नैतिकतावादी थे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था प्लेटो और सुकरात में, ये भी लगभग आदर्शवादी ही थे। प्लेटो के बारे में दो चीज़ें हैं कि प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में द एकेडमी नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। द एकेडमी की आपको सुनाई दे रही है आवाज़? जी मैम सर। आप आवाज़ सुन पा रही हैं? तो द एकेडमी की स्थापना की थी प्लेटो ने, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी एथेंस में ही। और यहाँ दर्शन शास्त्र और राजनीति की शिक्षा दिया जाता था, यही देते थे। और फिर इनके शिष्य आए जो अरस्तु हैं। अब अरस्तु से जो है प्रैक्टिकलिटी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत होती है यहीं से। जब अरस्तु आए पॉलिटिकल फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्र में जब इनका प्रादुर्भाव हुआ, तो द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो मॉडर्न युग के हिसाब से यहीं से आरंभ हुआ, जब प्लेटो को अरस्तु ने अपने विचार दिए। तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और द एकेडमी में पढ़ता था ये। तो अरस्तु ने अपने दर्शन को नैतिकता और व्यवहार से ना जोड़कर, इसने नैतिकता ज़्यादा आदर्शवादी चीज़ें नहीं जोड़ी, इसने जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखी उसके हिसाब से इसने जो है तार्किकता और वास्तविकता से जोड़ा अपने विचारों को, कि कानून होना चाहिए, लोगों को नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं आनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो मतलब वास्तविकता से जुड़ी हो, समाज में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, उन सब विचारों को अरस्तु ने दिया। अरस्तु एक, चलो शिक्षा शास्त्री या राजनीतिज्ञ ये सब तो थे ही, लेकिन ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में राजनैतिक दर्शन को तार्किकता और वास्तविक समाज से जोड़ा था। ये लिखा हुआ है, मैंने पहले बोल दिया, यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं या जनक माना जाता है इनको। इसलिए अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान के पिता है। अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स। अरस्तु की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने ये सारे विचार दिए हैं। जिसमें इन्होंने अपने सारे विचार जो है दिए हैं। तो सर फिर लक्ष्मीकांत किस नाम से जाने जाते हैं फिर? जी मैम। सर ये फिर जो बुक आती है उस पे तो ऊपर राइटर का नाम लिखा रहता है बोलिए आप। लक्ष्मीकांत, फिर उसका क्या मतलब है? लक्ष्मीकांत, जी सर। ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है, जब हाँ हाँ हाँ, तो राइटर मैम का ये नाम ही बुक तो जो रहता है है, ये।
नहीं नहीं मैम, देखिए लक्ष्मीकांत जो हैं ये एक बुक पब्लिशर हैं, मतलब एक लेखक हैं। ये मतलब एक जी। इतिहास इतिहास मतलब ये राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन इन्होंने विचारों को ही लेके जो लिखा है, अब जो संविधान में जो लिखा गया है वही इन्होंने ला के लिख दिया है। लेकिन मैंने बोला कि जब विचार अच्छा पहली अच्छा बार कहाँ से आए, आप समझिए। देखिए, एक अच्छा। होता है कि कोई चीज पहले से है तो उसको मैंने अपने एक किताब में लिख के रख दिया, और एक होता है कि कोई चीज पहले से नहीं है, कोई मेरे मन में विचार आया तो जब इनके मन में मतलब 327 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग आप समझ लीजिए 2025 चल रहा है, तो लगभग आप समझ लीजिए 250-250 साल पहले की बात हो रही है ये। 2025 चल रहा है तो हाँ, तो ये जो है, तो वही है। देखिए कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है कि विचारों, मैंने बताया कि खुद पहले विचारों की आवश्यकता होती है, पहले विचार आएंगे मन में, उसके बाद तब जो है कोई चीज फिर जो है लागू की जाएगी। तो पहले आया क्या, राजनीति, इसे कानून अथवा किसी माध्यम द्वारा लागू किया गया, तो वहां से निकला राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान से ही अपना क्या निकला है, राज्य व्यवस्था। राजनीति विज्ञान से ही अपना निकला है राज्य व्यवस्था। अब देखिए, राज्य और प्लस राज्य और दो शब्द मिलके बनते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य और व्यवस्था यहाँ लिखा गया है, सॉरी, राज्य और व्यवस्था दो शब्द। तो राज्य जो है एक व्यापक शब्द है, राज्य जो है एक व्यापक शब्द है। तो राज्य को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले कि राज्य को प्रभावित करने के लिए आप अगर चाहिए तो लिख लीजिए, कुछ हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोलेंगे जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो उसको आप लिख सकती है। जैसे राज्य को परिभाषित करने के लिए 26 दिसंबर 1933 में मॉन्टविडियो कन्वेंशन हुआ, जिसमें कई देशों के विद्वानों ने और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भाग लिया। और ये मॉन्टविडियो है कहाँ, मॉन्टविडियो है उरुग्वे में। उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टविडियो, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो वहाँ 1933 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया कि हम किसी भी क्षेत्र को राज्य कैसे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत है, तो इसको राज्य कैसे क्यों कहेंगे हम, क्या क्या तत्व सम्मिलित होंगे इनके इनके क्षेत्र में, तो हम मतलब जो है इसको राज्य कहेंगे। किसी भी क्षेत्र को राज्य क्यों कहेंगे, उसके लिए कन्वेंशन हुआ 26 दिसंबर 1933 को, माउंटवीडियो सम्मेलन, जिसमें कई देशों के विद्वान और अमेरिका के राष्ट्रपति। 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, तो उन्होंने भी भाग लिया था इस कन्वेंशन में। तो माउंटवीडियो कन्वेंशन जब हुआ तो इसमें राज्य को परिभाषित करने के लिए सारे विद्वानों ने चार एलिमेंट, मतलब चार तत्व को सम्मिलित किया, जिसमें क्षेत्र, एरिया होनी चाहिए, दूसरी चीज जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन, तीसरी चीज सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए सरकार। अब अब भारत में इसका देखिए, जैसे भारत है, भारत पे लागू करिए इसको, तो भारत के पास क्या है, एरिया है, एरिया है, पॉपुलेशन तो चलो सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है, सरकार भी है, मतलब गवर्नमेंट, और सॉवरेनिटी भी है। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है, पहले तो वो तो जानेंगे, क्षेत्रफल तो है ही अपने पास,
जनसंख्या तो है ही, क्षेत्रफल अपना लगभग है, कितना है बताइए आप, जानते हैं? 32,87,000 करके कुछ है, 32,87,264 वर्ग किलोमीटर लगभग। जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है। सरकार तो है ही। जी सर, अभी तक पढ़ा नहीं है ना, इसलिए पता नहीं। अच्छा अच्छा। तो सर आप हाँ लिखवा तो दीजिए। आपको कीवर्ड, हाँ हाँ, तो कीवर्ड लिखते रहिए आप, जैसे भारत का क्षेत्रफल है तो 32,84,264 वर्ग किलोमीटर लिखते रहिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम बत्तीस कोई कोई लाख शब्द बोलते हैं, 32,84,264 वर्ग किलोमीटर है भारत की जनसंख्या, वो मतलब क्षेत्रफल। ओके। जनसंख्या लगभग जानती हैं 145-40 करोड़ है ही है। सरकार तो है ही, केंद्र में है, राज्य में है। अब संप्रभुता का मतलब आप समझिए, देखिए तो संप्रभुता का मतलब सर होता है ये आपने क्या लिखवाया फिर? सर ये क्या लिखवाया? 32,84,264 264 वर्ग किलोमीटर, KM स्क्वायर लिख दीजिए। वर्ग KM लिख के किलोमीटर। अच्छा। इस, हाँ, हिंदी में वर्ग किलोमीटर लिख सकती है। ओके सर। और जनसंख्या? हो गया। जी सर, जनसंख्या का क्या लिखवाया आपने? जनसंख्या लगभग 140-45 करोड़ है ही। और सरकारें तो है ही, केंद्र में अपनी सरकार है, राज्य में सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं। इसमें जरूरत है समझने की आपको संप्रभुता क्यों, कि संप्रभुता क्या होता है। तो संप्रभुता डाल लीजिए, इसको लिखा नहीं है तो संप्रभुता का मतलब तो समझ लीजिए, लिख लीजिए आप। संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति क्या हो, वो अपने बाहरी एक्सटर्नल अफेयर्स के निर्णयों को, तो बाहरी निर्णयों को या अपने देश के निर्णयों को स्वयं लेता है, किसी तीसरे की मदद नहीं लेता। जैसे देश के बारे में क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीच युद्ध जैसे हो रहा है, या भारत इंडस वैली ट्रीटी को जो है खत्म कर रहा है, तो उसको अमेरिका ने नहीं कहा कि जाके खत्म कर दो, या चीन ने नहीं कहा। ये स्वतः निर्णय है भारत सरकार का, भारत का ये स्वयं निर्णय है। तो कोई भी देश अगर अपने बाह्य निर्णय और अपने आंतरिक निर्णय स्वयं लेता है, किसी तीसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता, उसको संप्रभु कहते हैं। मतलब हर चीज में वो केवल अपने निर्णय को आगे रखता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे हमको कॉमनवेल्थ में वो मेंबरशिप लेनी है कि नहीं लेनी है, ये हम तय करेंगे, तो हम संप्रभु हैं। अगर अभी अमेरिका आके कहे कि जाके पाकिस्तान पे हमला कर दो, तो हमारी संप्रभुता जो है वो खतरे में आ जाएगी, तो हम संप्रभु नहीं रह जाएंगे फिर। तो संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे यही है कि जब कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को स्वयं लेता है, किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेता है, वही देश संप्रभु होता है। समझ गई? जी सर, जी सर, समझ गए। तो संप्रभुता का यही अर्थ होता है। तो किसी भी देश को, सबसे सर बड़ी इसे बात है अपने किसी, तरीके से लिख लेना, अपना खुद का निर्णय लेने के लिए उसको हाँ हाँ, मैं संप्रभुता बोल कहते रहा हैं। हूँ ना, मैं अच्छे से बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, जी। ओके ओके। अच्छे से बोल। हाँ, संप्रभुता लिख के फिर संप्रभुता के आगे एरो बना के लिखिए, मैं बोले दे रहा हूँ अच्छे से कि क्या है संप्रभुता। जी सर, बोलिए। कि कोई भी देश, कोई भी देश कोई भी देश। जी। अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों को, अपने आंतरिक और बाहरी बाहरी निर्णयों को स्वयं लेता हो, निर्णय को स्वयं निर्णयों को लेता। स्वयं लेता हो, यस। स्वयं लेता हो। लेता और हूँ। उस और
और उसके ऊपर किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होता है। और उसके ऊपर किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होता है। और उसके ऊपर देश का हस्तक्षेप नहीं तीसरे होता। देश का ओके सर। हम्म। अब आपसे कोई पूछेगा कि राज्य क्या है, मतलब यहाँ राज्य का अर्थ ये नहीं है ये जो उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, ये राज्य नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र से है, नेशन। आप ये भी समझते चलिए कि राज्य राज्य में जो बोल रहा हूँ, यहाँ राज्य का मतलब ना उत्तर प्रदेश है, ना हरियाणा है, ना दिल्ली है, कोई भी नहीं है। यहाँ राज्य का अर्थ है भारत। पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में स्टेट का मतलब राष्ट्र होता है, मतलब एक देश होता है, ये नहीं कि एक एक राज्य का मतलब नहीं है यहाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य, अगर मान लो हम भारत को एक राज्य कहते हैं, एक नेशन कहते हैं, तो क्यों क्यों कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? क्योंकि भारत के पास क्षेत्रफल है जो कि 32,84,264 किलोमीटर है। भारत के पास जनसंख्या है ना। जी जी भारत सर। की अपनी सरकार है, स्वतंत्र सरकार है। अब सरकार के पास संप्रभुता है, तो भारत एक संप्रभु। तो इस प्रकार जब मॉन्टेविडियो सम्मेलन हुआ 26 दिसंबर 1933 में, तो राज्यों को चार तत्व, राज्य को परिभाषित करने के लिए चार तत्वों को सम्मिलित किया गया, जिसमें क्षेत्रफल, मतलब जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता, मतलब संप्रभुता, ये तीनों शामिल है। ये तीनों शामिल है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सेव करके हुए चलते हैं। अब वही है व्यवस्था। व्यवस्था भी मैंने बताया ही, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए विधि, कानून अथवा नियमों की आवश्यकता होती है। जब आप कोई व्यवस्था बनाएंगे, मान लीजिए जैसे कोचिंग संस्थान ही है, तो उसके लिए कुछ कोई व्यवस्था होगी, कुछ उसके अपने नियम होंगे कि ऐसे करना है, ऐसे पढ़ाना है, जो भी हो। तो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कानून होंगे, ला, कुछ मौलिक नियम होते हैं। मौलिक नियम होते हैं किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए। और मौलिक नियमों से ही संविधान की नींव यहीं से पड़ी कि मौलिक नियम है भैया, तो कहाँ है? हैं, एक किताब है, उसी में लिखा गया है। समझ लीजिए कि किताब है भैया, एक डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा गया है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है। अतः हम ये चीज कह सकते हैं कि संविधान की नींव यहीं से पड़ी। जब भारत, मान लिया भारत में व्यवस्था चलाने की बारी आई होगी, क्योंकि जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, क्षेत्रफल है, तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून की आवश्यकता हुई होगी। जब कानून की आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने एक मौलिक नियमों का एक समूह बनाया, जो कि संविधान है। तो संविधान का परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? संविधान किसी राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए तथा लोगों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए मौलिक नियमों का समूह है, बस। संविधान की परिभाषा अगर देखी जाए तो संविधान किसी राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए और नियंत्रित करने के लिए बनाए गए मौलिक नियमों का समूह है, और कुछ नहीं। तो संविधान के प्रकार भी होते हैं, कई प्रकार के संविधान होते हैं। जैसे दस्तावेज के आधार पर संविधान होते हैं। तो लिखित संविधान, जैसे लिखित संविधान है, जैसे तो लिखित संविधान में भारतीय संविधान है, अमेरिका का संविधान है,
अलिखित संविधान में ब्रिटेन का संविधान है, कनाडा का संविधान है। अच्छा, जैसे लिखित संविधान का मतलब होता है कि ऐसा संविधान जिसका मान लीजिए कि उसमें 395, सॉरी, जैसे मान लीजिए भारत का संविधान है तो लिखित संविधान है, तो इसको लिखित संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसको पुस्तक का रूप दे दिया गया है, पुस्तक का रूप इसे दे दिया गया है भारतीय संविधान को, इसलिए इसे लिखित संविधान कहा जाता है। अच्छा, अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है? अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि उनका संविधान लिखा नहीं गया है, लिखा गया है उनका भी संविधान, लेकिन उनको कंपाइल नहीं किया गया है, जोड़ के एक पुस्तक में जैसे नहीं बुक की रखा गया। बुक ही बनाई गई है। हाँ जी, पुस्तक हाँ में नहीं लिखा गया। हाँ, एक पुस्तक बना के नहीं रखा। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि लिखा नहीं गया है, सबको याद है, ये मतलब नहीं। वो है कि एक उसको कंपाइल करके एक जगह एक पुस्तक में रखा नहीं गया है। अलिखित संविधान का अर्थ ये भारत और होता है। अमेरिका में रखा अगर गया है। हाँ, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखित संविधान का अर्थ होता है कि उनके कानून तो लिखे गए हैं, लेकिन उनको एक पुस्तक में जो है जोड़ के रखा नहीं गया है, कंपाइल नहीं किया गया है, सीधी बात है। उनका भी संविधान लिखा, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, कनाडा का संविधान है। अच्छा, सबको यही पता है लिखित संविधान कहाँ का है, तो बता दिए कि जो है ब्रिटेन का संविधान हो गया, बस इतना याद है। कनाडा का अब आप दो तीन और लिख दीजिए इसमें, जिससे जैसे लगे लोगों को कहीं क्वेश्चन आ ही गया तो कहाँ से लिखेंगे। लिखिए कि कहाँ कहाँ का संविधान जो है अलिखित है। लिखिए, ब्रिटेन लिख लीजिए, कनाडा लिख लीजिए, इजराइल लिख दीजिए उसमें, न्यूजीलैंड लिख दीजिए, सऊदी सर एक अरब लिख बात दीजिए। है सर, हाँ आपसे पूछना था, ये 25 को हाँ, मेरा बताइए एग्जाम है तो मुझे देना चाहिए? किस चीज़ का? क्योंकि फिर मेंस की तैयारी नहीं हो पाई है ना सर। हाँ हाँ, ये इसका तो इस वजह यूपीएससी। से ये कह रही थी मैं। यस। अच्छा, अब आप अपने आप तो से पूछे इसमें कि कोई आपकी दिक्कत तैयारी तो नहीं कितनी है। होगी ना, जैसे कि मैं नहीं सर, प्रेजेंस की तो दिक्कत नहीं है, मेंस की हम्म, थोड़ी दिक्कत है। तो ये पूछना चाह रही हूँ कि ये इसमें ये पेपर दे के आ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए पेपर। जैसे कि अटेम्प्ट ज्यादा कम पेपर होंगे दे बस, देते और तो क्या। ऐसा तो नहीं होता कि। हाँ हाँ हाँ, हम्म, अटेम्प्ट तो कम ही चलिए होंगे ना। देखते। अटेम्प्ट तो कम ही हो जाएंगे। चलिए, जैसे कि अलिखित जैसे कि संविधान में मान लिख दीजिए। हाँ कि हाँ, अलिखित संविधान में लिख दीजिए कि ब्रिटेन का है, कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है, इसराइल का है, सऊदी अरब का है, ये लिख दीजिए। और शासन व्यवस्था के आधार पे, शासन व्यवस्था के आधार पे संविधान कितने होते हैं? दो ये भी होते हैं। एक होता है एकात्मक, एक होता है एकात्मक संविधान, एक होता है संघीय संविधान। अब एकात्मक का अर्थ क्या होता है? एकात्मक संविधान, शासन व्यवस्था के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, एकात्मक संविधान और संघीय संविधान। अच्छा, एकात्मक का क्या अर्थ होता है? एकात्मक संविधान का अर्थ होता है कि इस संविधान की सारी शक्तियां जो है एक केंद्र पे, जैसे मान लीजिए एक केंद्र है तो सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, सारी शक्तियां। मतलब राज्यों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ। मतलब एकात्मक संविधान वह संविधान है जो पावर को सेंट्रलाइज्ड करके रखता है। मतलब केवल केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं, राज्य सरकार के पास संविधान में कोई शक्ति नहीं होती है, सब कुछ केंद्र सरकार के पास होता है एकात्मक संविधान के अंतर्गत। तो ये सब व्यवस्था कहाँ है? ब्रिटेन में है और फ्रांस में है।
ये व्यवस्था ब्रिटेन में है और फ्रांस में है। संघीय संविधान, संघीय संविधान क्या होता है? अब संघीय संविधान समझिए। संघीय संविधान ऐसा संविधान है, ये मान लीजिए ये हो गया केंद्र, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो पावर है यहाँ, ये दोनों में पावर का डिवीजन होता है, समझ लीजिए दोनों में पावर का डिवीजन होता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, मतलब शक्तियों, इस प्रकार के संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है। मतलब कुछ कानून राज्य सरकार भी बना सकती है संविधान में, और कुछ कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन एकात्मक संविधान में कुछ नहीं होता। सारी शक्तियां केवल एक ही केंद्र पे होती हैं, वो केंद्र सरकार के पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन संघीय संविधान में स्टेट के पास भी पावर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, दोनों के पास पावर होता है। और भारत में तो तीन व्यवस्थाएं हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, ये भारत का संविधान है, तो उसमें तीन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इसके नीचे यहीं बगल में कहीं है स्थानीय सरकारें, जिसमें पंचायत है, नगर निगम है, और सब चीज़ें जो जो हैं। तो तीन चीज़ें हो गई भारत में। ये अंतर है संघीय संविधान में और एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसकी सारी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास होती हैं। राज्यों का राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। जबकि संघीय संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं और राज्य के पास भी शक्तियां होती हैं, राज्य के पास भी शक्तियां होती हैं। ये है एकात्मक संविधान और संघीय संविधान में ये अंतर है। समझ रही हैं आप? जी सर। सॉरी, कॉल आ गया था। अब कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए, कुछ अन्य तथ्य देखिए। सबसे बड़ा संविधान जो है, ये कुछ अन्य तथ्य हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। कुछ अन्य तथ्य में देख लीजिए ऐसे ही। सबसे बड़ा संविधान जो अनुच्छेद के आधार पे वो भारत का है। सबसे बड़ा संविधान जो अनुच्छेद के आधार पे है वो भारत का है। कितने अनुच्छेद है मूल संविधान में? कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में? 395। 395। कितने भाग थे? ये आगे लिख लीजिए, अगर नहीं पता है आपको तो आगे हम बता रहे हैं, लिख लीजिए। भारतीय मूल संविधान में कितने 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। शेड्यूल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है अनुच्छेद के हिसाब से, तो वो भी भारत का ही है। भारत और का। शब्दों के आधार पे भी पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि शब्दों के आधार पे सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भी भारत का तो ही भी भारत का ही है। लगभग 1.5 लाख शब्द हैं भारत के संविधान में, लगभग 1.5 लाख है। शब्द। यस सर। और सबसे छोटा संविधान, अमेरिका का। अनुच्छेद के हिसाब से अमेरिका का है। 7 इसमें अनुच्छेद 7 से। अनुच्छेद है। हम्म,
अच्छा, अमेरिका का संविधान कब बना ये लिख लीजिए आगे, मैंने इसमें लिखा नहीं। अमेरिका का संविधान बना 17 सितंबर 1787 को। कितना सर? अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को बना और 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। सर एक बार लिख दीजिए, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि ये जो है 17 सितंबर सितंबर, लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, 1787 इसमें बना है। 17 सितंबर 1787 को बना है और 4 मार्च सर 4 मार्च आगे 1789 को बोल दीजिए। 1789, ठीक है। लागू हुआ था। 4 मार्च 1787 को लागू हुआ था। 2 साल बाद लागू 1789 को हुआ। लागू। हाँ, 2 साल बाद लागू हुआ। ओके सर। और सबसे छोटा संविधान अगर शब्दों के हिसाब से तो मोनाको का है सबसे छोटा संविधान, मोनाको का। जिसमें टोटल 3814 शब्द हैं। ये कोई मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है कि जो है नहीं सर, अभी कोई कभी पूछे कि आ भी सकता है ना। हाँ हाँ, तो कभी आ जाए तो। और सबसे पुराना संविधान कोई पूछे, अलिखित, लिखित हो या अलिखित हो, कुछ भी हो, सबसे पुराना संविधान अगर पूछा जाए कि अलिखित सबसे पुराना संविधान किसका है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिटेन का। सबसे पुराना अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, जो एक मैग्ना कार्टा के रूप में प्रस्तुत किया गया था 1215 में। इसको लिखिए कि सबसे पुराना अलिखित 1215 में। संविधान, सबसे पुराना अलिखित संविधान लिख दिया सर, 1215 में। अलिखित संविधान जो है मैग्ना कार्टा, उसे संविधान नहीं है लेकिन मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो वहाँ का, जिसमें अधिकार दिए गए थे, कुछ कानून लाए गए थे, वही सब चीजें। और वहाँ के राजा थे जॉन, किंग जॉन थे वहाँ के राजा। ये चीजें हैं। फिर क्या है, टाइम क्या हो रहा है, सॉरी, 6:11। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए कि सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे नया संविधान किस देश का है। ये ज्यादा जरूरी है, सबसे नया संविधान किस देश का है। ये मैंने शायद नोट्स में लिखा नहीं है। जी सर, बोल दीजिए। सबसे नया संविधान है नेपाल का। सबसे नया ओके सर। संविधान है नेपाल का, जो 20 और ये सितंबर कब लिखा गया था? 20 24 सितंबर 2015 को। 20 20 सितंबर 2015। 20 ओके सर। सितंबर 2015 ओके सर। ये लिखा गया है। अच्छा, जैसे आपने ऊपर लिखा है कि भारत का संविधान जो है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियां हैं, तो लेटेस्ट में अभी लिख दीजिए कि अभी कितने हैं। इसका भी तो लिख लीजिए कि अभी मतलब कितने? बाद में कोई पूछे तो उसको जी आपको सर। जानकारी रहे। लिख लीजिए अभी 25 भाग हैं तो अभी वर्तमान में, 12 25 भाग अनुसूचियां हैं। 25 भाग 12 अनुसूचियां। अनुसूची 12 है। जी। और 448 अनुच्छेद। वैसे अनुच्छेद 395 ही हैं। 395 पहले भी थे, 395 अब भी हैं, लेकिन 400 अब भी अभी है। ऐसा अभी उसमें केवल गिनती बढ़ गई है, बाकी तो उतने हैं। 396 वाला कभी नहीं जोड़ा गया। अच्छा। हैं इतने ही।
अब एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा ऐसे ही देख लेते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था का उद्भव पढ़ा। तो सबसे पहले हमने बताया कि किसी व्यवस्था के विकास के लिए सबसे पहले विचारों का आना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार राज्य व्यवस्था अगर आएगी तो उसके लिए पहले कुछ दर्शन आए होंगे। तो सबसे पहले दर्शन कहाँ से आया? यूनान से, यूरोप से दर्शन आया, जो एथेंस शहर में एक सुकरात नाम के महान दार्शनिक हुए। उन्होंने सर्वप्रथम राजनैतिक दर्शन दिया, सुकरात ने, जिनका जन्म लगभग 470 बीस ईसा पूर्व से ईसा पूर्व में हुआ था सुकरात। इन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। एक चीज ये नोट करने वाली है कि सुकरात ने कभी कोई एक किताब नहीं लिखी, भाई इन्होंने विचार दिए। इनकी कोई एक प्रॉपर किताब नहीं है, वह विचार इन्होंने दिए, स्टूडेंट को पढ़ाया। तो इनके एक छात्र हुए, इनके एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम है प्लेटो। तो प्लेटो ने एक बुक लिखा रिपब्लिक। उसमें उन्होंने राजनीतिक विधि विधान, राजनीतिक दर्शन के बारे में बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने द एकेडमी नामक एक संस्था खोली, जो लगभग 387 ईसा पूर्व में खोली थी। यहाँ पर दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र आज का अध्ययन कराया जाता था। यहीं एक छात्र आया जिसका नाम अरस्तु था, जो प्लेटो का शिष्य था। इसने ही यहाँ से अपने राजनीतिक दर्शन में वास्तविकता और तार्किकता के साथ जो है विचार दिए। यहीं से इसने एक किताब लिखी जिसका नाम पॉलिटिक्स है। इसीलिए इसको जो है राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। अरस्तु जो है इसी को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब जैसे कोई राजनीति दर्शन आया, उसके बाद कुछ एविडेंस आए जिसके माध्यम से इसको लागू किया गया। फिर राजनीति विज्ञान आया, राजनीति विज्ञान से राज्य व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। फिर राज्य व्यवस्था हम लोगों ने कहा पढ़ा कि राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज्य और व्यवस्था। तो स्टेट एक व्यापक शब्द है। इसकी व्याख्या करने के लिए 26 दिसंबर 1933 को मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ, जो उरुग्वे में है। ये शायद मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो सम्मेलन 26 दिसंबर 1933 को हुआ था, जो उरुग्वे में है, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में। और यहाँ दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आए और अमेरिका के राष्ट्रपति आए। 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति वो थे, रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो यहाँ इन्होंने राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 तत्व दिया कि किसी भी क्षेत्र को राज्य कैसे कहेंगे। तो उसमें भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ इतना है कि कोई भी देश अपने बाहरी और आंतरिक निर्णयों को बिना किसी तीसरे के हस्तक्षेप के द्वारा स्वयं लेता है, वो देश संप्रभु है। अपने इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर, राजनीतिक संबंध, ये सब खुद सॉल्व करता है, किसी तीसरे के कहने में कुछ नहीं करता, वही देश संप्रभु है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान की नींव कहाँ से पड़ी। तो संविधान की नींव पड़ी कि कोई व्यवस्था है उसको चलाने के लिए, कोई व्यवस्था है उसको चलाने के लिए कानून या नियम
विधि की आवश्यकता होती है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, उसमें जनसंख्या है, सरकार है, स्वर्ण नीति भी है, लेकिन वहाँ कोई कानून नहीं है लोगों को या सरकार को नियंत्रित करने के, लोगों को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहीं से एक मौलिक विचारों और मौलिक नियमों का एक कॉन्सेप्ट आया, वहीं से उसी कॉन्सेप्ट से निकल के संविधान का कॉन्सेप्ट आया। तो संविधान की परिभाषा हम दे सकते हैं कि संविधान किसी राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए तथा उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया मौलिक नियमों का समूह है। मौलिक नियमों का समूह है और कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, संविधान के प्रकार के बारे में कुछ पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा दस्तावेज के आधार पर संविधान। तो दस्तावेज के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होते हैं जिनके सारे कानूनों को एक पुस्तक में जोड़ के रखा जाता है, उसका एक पुस्तक बना दिया जाता है, वो लिखित संविधान होता है। और लिखित संविधान वो होता है जो जिनके कानून जो लिखे होते हैं, लिखे वो भी होते हैं, लेकिन बस उनको एक कंपाइल करके एक पुस्तक का रूप नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता है, वही लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान में भारतीय संविधान है, अमेरिका का संविधान है, और लिखित संविधान में ब्रिटेन का है, कनाडा का है, इजराइल का है, सऊदी अरब का है, न्यूजीलैंड का है। ये सब लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा राज्य व्यवस्था के आधार पे या शासन के आधार पे संविधान। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान वह संविधान होते हैं जिनकी सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। मतलब उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें कानून बनाना या कोई भी चीज़ करना, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। उसमें सब कुछ केवल केंद्र सरकार कर सकता है, राज्य सरकार की कोई शक्ति नहीं होती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, वो एकात्मक संविधान होते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं ब्रिटेन में है, फ्रांस में है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा राज्य शासन व्यवस्था के आधार पर पढ़ा संघीय संविधान। संघीय संविधान वो संविधान है जिसमें शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब विकेंद्रीकरण या विभाजन होता है राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच। तो शाब्दिक अर्थ ये कहने का कि संघीय संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है, वो संघीय संविधान होता है। अब भारतीय संविधान भी संघीय संविधान है, कनाडा का संविधान भी संघीय संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का भी संघीय संविधान है। फिर हम लोगों ने कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात की कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है अनुच्छेद के आधार से। तो भारतीय संविधान, जिसके मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। फिर शब्दों के आधार पे भी भारतीय संविधान बड़ा है सबसे, लगभग 1.5 लाख शब्द हैं हमारे संविधान में। फिर सबसे छोटा संविधान हम लोगों ने पढ़ा जो अमेरिका का है, इसमें टोटल 7 अनुच्छेद थे, टोटल 7 अनुच्छेद थे इस संविधान में। अमेरिका का संविधान बना है 17 सितंबर 1787 को और लागू किया गया है 4 मार्च 1789 को। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, इसमें लगभग 3814 शब्द हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा सबसे लेटेस्ट संविधान, मतलब सबसे नया संविधान किस देश का है। तो हम लोगों ने पढ़ा किसका है, नेपाल का, जो अभी 2015 में बना, 20 सितंबर 2015 को बना। पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी। थैंक यू एवरीवन। चलिए